Hello everyone, welcome to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु राय और आज हम पार्ट 4 करेंगे चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। मैं इसके पहले के पार्ट्स बना चुकी हूँ तो आप उनको ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इसका जो पार्ट 4 है उसका नाम है नाज़ीवाद और युवाओं की स्थिति। तो हम इसमें यही देखेंगे कि किस प्रकार, क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि वहाँ का समाज किस प्रकार उन्होंने बदला, इकोनॉमी को कैसे उन्होंने शेप करने की कोशिश की। तो अब हम देखेंगे कि युवाओं, क्योंकि किसी भी देश में युवाओं की स्थिति किसी भी देश को डुबो भी सकती है और उसको बढ़ा भी सकती है। तो इसी प्रकार युवाओं को उन्होंने मतलब हिटलर ने किस प्रकार अपनी तरफ खींचना चाहा, उनका माइंडसेट कैसा प्रिपेयर करना चाहा, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो हिटलर ने जो शुरुआत की वो उन्होंने स्कूली शिक्षा से ही शुरू कर दिया उस चीज़ को। उन्होंने ज़्यादा वेट नहीं किया बच्चों के बड़े होने का। उनको ऐसा मानना था, और ये बात सच भी है, कि अगर बच्चों को शुरू से ही कोई चीज़ सिखाई जाए तो उनके मन में वो बात बहुत आसानी से बैठ जाती। तो यही उन्होंने स्कूल के टाइम पर किया बच्चों के साथ। जैसे यहाँ पे है लिखा हुआ कि उन्होंने शुरू से ही उन्हें नाजी विचारधारा के बारे में सिखाया। घर से ही उन्हें नाजी विचारधारा के बारे में सिखाया जाता था। उसके बाद जो स्कूली शिक्षा होती थी उसमें उनको नाजी विचारधारा के बारे में बताया जाता था। उन्हें ये बताया जाता था कि आर्यन या जर्मन बहुत अच्छी किस्म या नस्ल के लोग हैं, यहूदी बच्चे बहुत ख़राब नस्ल के लोग हैं, उनके साथ नहीं रहना है। उन्हें अलग अलग बिठाया जाता था। जो फर्स्ट रो सेकंड रोज़ वगैरह जो होती थी वो उन बच्चों के लिए होती थी, आर्यंस के लिए और बाकी जर्मन बच्चों के लिए। जो बाकी की रोज़ या पीछे के सबसे लास्ट के डेस्क को होते थे, या उनके लिए तो एक्चुअली डेस्क वगैरह से सुविधाएं भी नहीं होती थी, तो उनको नीचे बिठाया जाता था। उनसे बात नहीं करना अलाउ नहीं, उनसे बात करना अलाउ नहीं है, उनको छूना अलाउ नहीं है। ये सब चीज़ें थी जो बच्चों के मन में डाली जाती थी। और बच्चों का जो स्कूली पाठ्यक्रम जो होता था ना, मतलब जो उनका स्कूल का एजुकेशन सिस्टम होता था वो पूरा नाज़ीवाद होता था। उसमें यहूदियों को एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में और दुश्मन, खराब इंसान, एकदम इस प्रकार रखा जाता था। तो ये चीज़ें थी उस विचारधारा में। उन्होंने बच्चों के मन में ये चीज़ को डालने के लिए क्या किया कि यहूदी टीचर जितने भी होते थे ना, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। पहली बात तो उन्हें पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट दिया नहीं जाता था। अगर सपोज़ किसी ने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया तो उन्हें बच्चों के आगे ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके निकाल दिया जाता था, ताकि बच्चों के दिमाग में बातें बैठे कि ये जो पर्सन है, जो यहूदी पर्सन है, वो ख़राब है और हमें उसकी इज्जत नहीं करनी है, क्योंकि हमारे बड़े भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं। ऐसी ये हुआ कि बच्चों के ही आगे इन लोगों को, यहूदी बच्चों और जो टीचर्स थे, उनको गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता था, ताकि बच्चों के मन में बात आए कि इनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। शुद्धिकरण से मतलब है कि इनको अच्छा जर्मन या आर्यन जैसी सुविधाएं मिले, तो उनको शुद्ध होना पड़ेगा। उन्हें यहूदियत, अपने जो यहूदी धर्म है उसे छोड़ना पड़ेगा, ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बच्चों के मन में बैठी। अब बच्चों के मन में एक अवधारणा डाल दी अच्छे जर्मन की। अब ये अच्छा जर्मन क्या है हम ये देख लेते हैं। अच्छे जर्मन की अवधारणा बच्चों के मन में डाली कि आपको यहूदियों के साथ नहीं रहना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं कि कैसे बच्चों के मन में चीज़ डाली कि पहले तो जो भी नाजी शिक्षा लेगा और जो भी उनका सिलेबस पढ़ेगा वही एक अच्छा जर्मन की शुरुआत वहाँ से हो जाएगी। फिर उन्होंने ऐसी किताबें छापी जिसमें जो नाजी शिक्षाएं हैं, जो नाजी विचारधाराएं हैं, उन्हें बढ़ावा मिले, लोग उन्हें पढ़ें, बच्चों के मन में बातें आए। उसे इस तरीके से बनाया। उन्होंने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया, नस्ल विज्ञान। नस्ल विज्ञान मतलब कि किसकी नस्ल अच्छी है, क्यों अच्छी है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि उन्होंने डार्विन और स्पेंसर के जो नियम थे, फिटेस्ट टू द सर्वाइवल, या फिर जो नस्ल विभाजन का प्राकृतिक नियम है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में डालनी शुरू कर दी। इसी कारण उन्हें यहूदियों के प्रति मन में बहुत ज़्यादा नफरत वगैरह बना पाया। वो उनके खिलाफ भड़काया। पब्लिकली ऐसा किया जाता था, क्लासरूम्स में टीचर्स ऐसा किया करते थे। उन्हें कहा जाता था कि आपको इनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। बच्चों के मन में कोई भी बात आप कितना भी डालो, लेकिन अगर एक बार बोल दो कि ये इंसान गंदा है और आपको इसके जैसा नहीं बनना है, तो ये बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। यही चीज़ हुआ है था यहूदियों के टाइम पे भी उन्हें यही चीज़ें कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आपको ऐसा नहीं बनना है। आप फिर बताया था आपको कैसा बनना है। एक तो हमने देख लिया कि कैसा नहीं बनना है। अब हम देखते हैं, उन्हें कहा था कि
उन्हें कहा जाता था कि आप हिंसात्मक और आक्रामक खेल खेलिए, मतलब इस ऐसे जिसमें यहूदी बच्चों को मेंटली और फिजिकली हर्ट हो, आप ऐसे खेल खेलिए। जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपका गोल एक यहूदी बच्चा होना चाहिए, या आप कोई और गेम खेल रहे हो तो उसमें उसे हर्ट होना चाहिए, ऐसी चीज़ें करिए। ये चीज़ें, या फिर उन्हें खेलने से इनकार कर दीजिए, उन्हें नीचे दिखाना, उनका पब्लिकली मजाक बनाओ, क्लास में मजाक बनाओ, ये सब चीज़ें बताई जाती थी बच्चों को। उन्हें कहा जाता था आप वफादार बनिए अपने जो भी आपका लीडर है उनके प्रति, क्योंकि उस समय तो हिटलर थे उनके लीडर, तो आप वफादार बनिए हिटलर के प्रति, विनम्र रहिए और हिटलर की पूजा कीजिए भगवान के रूप में। भगवान के रूप में हिटलर को वहाँ पर दर्शाया गया था, हिटलर ने खुद को, और कहा था कि अगर राष्ट्रीय समाजवाद की हमें भावना को जगाना है तो हमें ये सब काम करने ज़रूरी है। ये हिटलर का ऐसा मानना था। और उन्होंने एक प्रोसेस भी अपनाया, कि वो प्रोसेस क्या था कि बच्चों के मन में किस प्रकार से ये नाजी बात को बिठाया जाए, गहराई तक उनके मन में बात बिठाई जाए। उसके प्रोसेस था कि 10 साल का जैसे ही बच्चा हो जाता उसको युंग फ्रॉक एक संगठन है, उसमें दाखिला दिया जाएगा और लेना सबके लिए कंपलसरी है। और उनको वहाँ पर इसी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, कैसे आपको किस प्रकार के खेल खेलने हैं, आपको कैसा इंसान बनना है और आपकी विचारधारा है, ये सब बच्चों के मन में शुरू से डाला जाता है। उन्हें बहुत एक्टिव एंड एग्रेसिव पर्सन बनाने की वहाँ पे कोशिश की जाती थी। इसी प्रकार 14 साल की उम्र में हिटलर यूथ में दाखिला उन्हें लेना कंपलसरी होता था, जिसकी शुरुआत 1922 में की गई। पहले ये नाज़ी यूथ के नाम से एक संगठन था, लेकिन इसे 4 साल बाद हिटलर यूथ के नाम से बना दिया गया। उसके 18 साल की उम्र में जैसे आप हो जाते हो तो आपको लेबर सर्विस देनी पड़ेगी, इसका मतलब सेना और नाज़ी संगठन में आपको भर्ती होना पड़ेगा और आपको वहाँ पर अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। ये चीज़ें बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा बैठी, क्योंकि ये चीज़ें दिखाती हैं कि उनके पेरेंट्स इन चीज़ों को कर रहे हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स सभी, उनका लीडर उनको इस बात का बता रहा है करने के लिए, तो वो इस प्रकार बच्चों के मन में अपनी बातों को रख दिया करते थे। और उन्होंने जो ये तो हमने देख लिया कि स्कूल एजुकेशन से उन्होंने कैसे किया। अब हम ये देखेंगे, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो सिर्फ 8 घंटे के लिए होता है या 7 घंटे के लिए होता है, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं बाकी पूरा टाइम तो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ होता है, तो उन्होंने एक तरह की मातृत्व नाच से सोच की शुरुआत की। इसका मतलब कि उन्होंने सबसे पहली बात ये क्लियर कर दी कि लड़के और लड़कियाँ असमान होते हैं और समानता जैसी बात करनी ही बेकार है, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो आपको लड़कों की बराबरी लड़कियां नहीं कर सकती, ये ऐसा हिटलर का मानना था। तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि किस प्रकार के लड़के होंगे जर्मन के और लड़कियां किस प्रकार की होंगी। तो लड़कों के बारे में बताया कि वो आक्रामक होंगे, मर्दाना किस्म के, मतलब बहुत एग्रेसिव, और पैट्रियार्किज्म जो होता है, मैन जिसे हम बोलते हैं ना कि आप मर्द बनिए, वो वाली चीज़ें होंगी। पत्थर दिल होगा, वो रोएगा नहीं, वो भावुक नहीं होगा, उसके इमोशंस नहीं होंगे, कुछ इस प्रकार का इंसान होगा। लड़कियों के लिए बोला कि आपको घर में रहना है, ठीक है, आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली, आपको घर में रहना है, आपको अच्छी पत्नी बनना है, आपको एक अच्छी माताएं बनना है, शादी के बाद आपको शुद्ध आर्यन बच्चों को जन्म देना है और उनके मन में बचपन से ही नाजी भावनाएं सिखानी है उनको, मतलब उनके मन में डालनी है। और जो वहाँ की माताओं का, मतलब जो वहाँ की जो माताएं थी, उनका जो काम था सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, कि यहूदियों से अपने बच्चों को दूर रखना, ये उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था। तो आप हम देख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों के माध्यम से, मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चों के मन में ये चीज़ें डाली और नाजीवाद को कैसे जर्मनी में इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि बच्चों के मन में डालने के बाद चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर हिटलर जैसा लीडर नहीं रहता इन फ्यूचर, ठीक है, अगर उसे किसी भी कारण से मृत्यु आती तो नाजीवाद का जो विचारधारा है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को इस प्रकार ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो बच्चों को इन्फ्लुएंस करना बहुत एक प्लस पॉइंट था हिटलर के लिए, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। तो उसने और भी चीज़ें बताई, जैसे कि जो भी वहाँ पे स्त्रियाँ थी उनके साथ व्यवहार असमान किया जाएगा, उसने बहुत क्लियर किया था। उसने पहले ही कहा था क्यों ऐसा है, कि जो अवांछित आपको मालूम होगा, जिसमें यहूदी, जिप्सी, पोलैंडवासी, रूसी, विकलांग जर्मनवासी, या जो भी स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पर जो भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता जर्मन में रहने के बाद, जर्मनी में, वो अवांछित ही कहलाएगा। तो ये जो बच्चे हैं, इनको अगर आपने जन्म दिया तो आपको दंड मिलेगा सार्वजनिक रूप में, और आपकी निंदा भी की जाएगी। अगर कोई
स्त्री एक वांछित यानी शुद्ध आर्यन या जर्मन अच्छे स्टैंडर्ड वाले जर्मन बच्चे को जन्म देती है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में उसे ऑनर क्रॉस अवार्ड, मतलब एक तो आपको पुरस्कार मिला जाएगा क्योंकि आपने एक अच्छी नस्ल के बच्चे को जन्म दिया। दूसरा, वह इस बात पर ज़्यादा जोर देता था कि स्त्री ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे और नाजी भावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए जैसे सेना अगर कोई अच्छा काम करती है तो उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। इसी प्रकार ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए सेना के इक्वल ही वैल्यू वाला एक अवार्ड यानी कि ऑनर क्रॉस अवार्ड दिया जाता था। तो इसकी 3 कैटेगरीज थी। अगर आपने 4 बच्चे पैदा किए मतलब स्त्रियों ने, तो ब्रॉन्ज मेडल या फिर ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर 6 बच्चे हैं तो सिल्वर, और अगर 8 बच्चे हैं तो गोल्ड दिया जाएगा। ये कैटेगरी थी इन अवार्ड्स की, ताकि जो पूरा परिवार है वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके और जो शुद्ध आर्यन रेस जिसे कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा फैल जाए जर्मनी में भी और जर्मनी के बाहर भी। क्योंकि आपको पता था कि विदेश नीति जो हिटलर की थी वो ऐसी ही थी कि वो नाजी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। वो चाहता था कि ये एकदम फिल्टर्ड, शुद्ध, बहुत अच्छी नस्ल है और पूरी दुनिया को हमारा एकदम हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हम ऐसी नस्ल को दुनिया के सामने ला रहे हैं और दुनिया इसे अपनाए, ये उसका मानना था। तो वो यही एक कारण था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करवाने व जैसी स्कीम्स और अवार्ड जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। और उसने कुछ आचार संहिता मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रखे थे। अगर कोई स्त्री उन रूल्स को नहीं अगर फॉलो करती है और उनको तोड़ देती है रूल्स को, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा दयनीय, मतलब हम बोल सकते हैं दयनीय उसको सजाएं दी जाती थी। जैसे कि उसे सार्वजनिक रूप में मतलब रोड पर उसे चौराहे पर खड़ा करके पूरे जर्मन वासियों के आगे मुंह काला करके और उसके गले में तख्ती वगैरह डाल कर घुमाया जाता था। उसमें लिखा जाता था कि मैंने बहुत ख़राब काम किया है जिसके लिए मुझे ये ऐसी सज़ा मिली है, मैं इसके लायक हूँ। ऐसे ये सब चीज़ें उनको मतलब मानसिक रूप से भी लोगों को डराया जाता था। क्योंकि उनका मानना था कि अगर लोग स्वयं इस विचारधारा को नहीं अपनाते तो हम डर का प्रयोग करके भी लोगों के मन में इस विचारधारा को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये बात हम उसके सिर्फ मातृत्व समाज में नहीं देखते, हम उसके प्रचार प्रसार में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार उसने डर जैसी चीज़ को अपने लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। जैसे प्रचार प्रसार में उसने किन चीज़ों का प्रयोग किया, मीडिया है, रेडियो, तस्वीर, फिल्म, टीवी इत्यादि, इन सब चीज़ों को उसने यूज़ किया और उसने इन्हें नाजी विचारधारा को फ़ायदा दिलाने के लिए यूज़ किया। उसने ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए ताकि लोगों के मन में डर बैठे। अगर वह स्वयं इस बात को नहीं अपना पाते कि मतलब हम नाजी विचारधारा को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये अगर उनका स्वयं का डिसीजन नहीं होगा तो नाजी व्यक्ति और या फिर स्वयं हिटलर ऐसे काम करेगा जिससे लोग डर के मारे ही फोर्स में आकर ही उसे फॉलो करना शुरू करते। तो उसने जैसे आम शब्द होते हैं हत्या करना या मौत हो जाना, तो ये बहुत छोटे शब्द हैं लोगों के लिए आज के समय में भी। तो उसने इन शब्दों के बजाय बहुत खतरनाक, बहुत खूंखार शब्दों ईजाद करवाए और उनका प्रयोग करवाया ताकि लोगों के मन में इस विचारधारा के प्रति एक सम्मान जागे और वह इन चीज़ों को समझ पाए, उन वर्ड्स को सुनते ही समझ पाए कि किस बारे में बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ शब्द को लिखा है क्योंकि ये वो शब्द हैं एग्जाम्स में 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और हो सकता है कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये पूछे जा सकते हैं। जैसे यूथनेजिया, ये विकलांग लोगों के लिए शब्द था। यह विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, इसका मतलब था यहूदियों के लिए कि उनको ख़त्म कर देना और गैस चैम्बर्स में डाल देना, इस प्रकार का। या फिर चयन, संक्रमण इत्यादि ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते थे कि लोगों को ये वर्ड सुनते ही समझ में आ जाए कि किस बारे में, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में ये बात की जा रही है। या फिर इवैक्यूएशन का मतलब है खाली कराना, तो इसका सीधा सा मतलब होता था कि अब लोगों को गैस चैम्बर ले जाया जा रहा है। अगर कहा जाए वहाँ के समाज में कि अब इक्वेशन की बारी आ रही है तो इसका मतलब है कि वो गैस चैम्बर में ले जाने की बात कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है वो यहूदी व्यक्ति वो गैस चैम्बर में जाने के लिए है तैयार हो चुका है, ऑफ कोर्स अपनी मर्ज़ी से नहीं। तो गैस चैम्बर वहाँ पे कैसे होते थे, ये दुनिया को पागल बनाने के लिए या फिर दुनिया से धोखा देने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया गैस चैम्बर का कि बहुत डेकोरेटेड बाथरूम, अगर आप मतलब जैसे कि आपने टीवी एड्स में देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर बाथरूम्स दिखाए जाते हैं, वो एकदम अच्छे से फव्वारे और बाथ टब्स और ऐसी चीज़ें, तो वो अपने गैस चैम्बर्स को ऐसे ही सुंदर से सजा के रखता था
और उसने उसको नाम दिया था संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, मतलब डिसइंफेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये नाम दिया उसने कि हम यहाँ पर लोगों को डिसइंफेक्ट करते हैं, हम उन्हें प्योर करते हैं यहाँ पर ले जाकर। लेकिन वो इतनी जहरीली गैसें होती थी कि वो प्योर क्या, वो इंसान का ही खात्मा कर देती थी। तो वो लोगों को पागल बनाने के लिए उसने डेकोरेटेड बाथरूम जैसी चीज़ों का प्रयोग किया, बहुत सुंदर सुंदर फव्वारे लगवाता था, नल लगवाता था, जो कि नकली होते थे और उनका कोई काम भी नहीं होता था। गैस चैम्बर्स का एक ही काम होता था, लोगों को मारना। और उसने हॉलोकॉस्ट जैसी नीतियाँ अपनाई। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है कि कई सारे लोगों को इकट्ठे मार देना। और उसने अपने, ये तो चलो उसने यहूदियों के साथ किया उसने, और क्योंकि जिन लोगों को मार नहीं सकता था उनके साथ उसने क्या किया, उन्हें वो दुश्मन के रूप में दिखाता था कि ये शैतान है, सिन, क्योंकि SIN ईसाइयों में सिन बोला जाता है, जो बहुत ही शैतान टाइप्स का इंसान हो, बहुत गंदा खराब इंसान हो, उसको सिन कहा जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया था किन लोगों को इस प्रकार की उपाधियाँ दी जाती थी, उपाधि बोल देते थे क्योंकि वो लोग कि समाजवादी और उदारवादी लोग, जिन्होंने शुरुआत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जर्मनी में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद वहाँ की स्वयं जनता ने इस बात को अपनाया कि हमें ये व्यवस्था नहीं चाहिए। तो वह इन लोगों को अब जर्मनी नेता के पास, क्योंकि हिटलर के पास तो पूरा का पूरा चांस है, क्योंकि वहाँ की जर्मनी व्यवस्था ही ऐसी है और वहाँ के खुद लोग नहीं चाहते उस व्यवस्था को अपनाना। तो वह उन लोगों को कहता था कि ये लोग कमज़ोर हैं, पथ भ्रष्ट, मतलब कि ये लोग अपना रास्ता भूल गए हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, इनके मन में चीज़ें डालते हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना चाहते हैं। ये उन्हें विदेशी एजेंट बोलते थे, क्योंकि उस समय फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ऐसी जो और भी देश हैं वहाँ पर, जैसे अमेरिका है, तो यहाँ पर उदारवाद यानी लिबरलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म जैसी व्यवस्थाएं को लोगों ने अपना लिया था। ये जो व्यवस्थाएं होती थी, ये लोगों को एक अच्छा इंसान, उनको आज़ादी जैसी व्यवस्था, जैसी अवधारणाएं देती थी। लोग बहुत डेवलप होते थे इन चीज़ों से। लेकिन जर्मन में ऐसी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। टीवी पे जो दिखाया जाएगा वो सिर्फ हिटलर के बारे में ही दिखाया जाएगा, लोगों को वही देखना है, उनके पास ऑप्शन नहीं कि मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या देखना है, क्या खाना है, क्या कहाँ जाना है वगैरह। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर जर्मनी में, हिटलर के जर्मनी में। अब तो वहाँ पे भी लोकतंत्र जैसी व्यवस्था को अपना लिया गया है। और इसका जो असर हुआ फाइनली, जो इसका असर क्या हुआ, उसकी पूरी रणनीति का असर ये हुआ कि खुद यहूदी अब ऐसा मानने लग गए थे कि हाँ, शायद हमारे में ही कोई कमी है, तभी हिटलर या अन्य नाजी व्यक्ति जो हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वो अपने आप को उस शरीर से मुक्त करना चाहते थे, क्योंकि जो नए बच्चे जो इस चीज़ को बचपन से झेलते आ रहे हैं, तो उनके मन में चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो वो चाहते थे कि वे शरीर से खुद को आज़ाद कराएं, उनके जैसा ना सही तो कुछ भी बन जाए, लेकिन वो यहूदी बने नहीं रहना चाहते थे। तो इसका एक रिजल्ट देखो आप कि कैसे उन्हें, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है किताब में से, कि कैसे ये उनके मन में ये चीज़ें डाली जाती थी। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये बैठा है पैसों की थैली पे, ठीक है, ये कैसा मोटा सा भद्दा मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है कि पैसा ही यहूदियों का भगवान है, क्योंकि यहूदियों का जो व्यवसाय होता था वो सूद देना था। मतलब अपने कोई ज़मीन दे दी, कुछ पैसे उधार दे दिए, उसके बाद वो उस पर सूद वसूलता था, जैसे हम आज के टाइम में इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वह उन्हें कहता था कि ये लोग इसी प्रकार के लोग हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उनके मन में भावनाएं डाली जाती थी, तो जो खुद यहूदियों ने भी स्वीकारनी शुरू कर दी थी। तो हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ों को, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जर्मनी में हिटलर ने पहले अपने आप को स्टैब्लिश किया, फिर वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करके नाजीवादी व्यवस्था अपनाई, और कैसे लोगों के अधिकार और लोगों की और भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके, उनकी स्वतंत्रता को ख़त्म करके उन्हीं के द्वारा नाजी व्यवस्था को एक इम्पॉर्टेंट और भगवान जैसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और अब लोगों को पहले तो प्रेरित किया जाता था कि आइए अपनाइए, अब लोगों को डराया जाता था, ज़बरदस्ती की जाती थी कि आपको इस व्यवस्था को अपनाना है। अब जो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 5 इसका लाऊंगी, वो जो 5 पार्ट होगा उसमें फाइनली बताया जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ, उस पूरी व्यवस्था का क्या हुआ, नाजी व्यवस्था का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर का क्या हुआ, और किस प्रकार जर्मनी ने अब कौन सी नई व्यवस्था और कौन से नए व्यक्ति या फिर लीडर को चुना, ताकि वह अपनी इस वर्तमान की जो उसका बोल सकते राजनीति शास्त्र है वो बदला।
हम इसमें वही जानेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपको पॉइंट्स मिल सकें कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये तो रहा मेरा काम, लेकिन अब आपका काम ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ज़रूर। और प्लीज़ चैनल को भी और वीडियोस को भी शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और हर चैप्टर और प्लेलिस्ट की लिंक आपको सारे इसमें मिल जाएंगे चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में। और आपको टेलीग्राम पर भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, आप इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ चैप्टर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।